हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है फिजिक्स में वैद्युत सेलों का संयोग अर्थात कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। हम सेलों को किस किस प्रकार जोड़ सकते हैं। देखिए, सेलों के दो प्रकार से हम श्रेणी क्रम में अथवा समांतर क्रम में जोड़ते हैं। किस क्रम का यूज़ कहाँ पर होगा और कौन सा संयोग कहाँ पर हमारे लिए लाभदायक होगा, इसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं हम वैद्युत सेलों का संयोग श्रेणी क्रम में, और श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो सबसे पहले हम लेंगे कि उन सेलों के विद्युत वाहक बल भिन्न भिन्न हो। देखिए, जब सेलों के विद्युत वाहक बल अर्थात ईएमएफ भिन्न भिन्न हैं। ईएमएफ अर्थात सेल अलग अलग वोल्ट के हैं। तो पहला हमारा इसमें होगा श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम में दो सेल हैं। एक सेल, इस सेल का विद्युत वाहक बल E1, इसका आंतरिक प्रतिरोध है R1। ये दूसरे सेल का विद्युत वाहक बल E2 और इसका आंतरिक प्रतिरोध है R2। इन दोनों सेलों के देखिए विद्युत वाहक बल भिन्न भिन्न है, आंतरिक प्रतिरोध भी भिन्न भिन्न है। इन दोनों सेलों को हम श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं। श्रेणी क्रम अर्थात इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव से जुड़ा है। ये पहला सेल A और B के बीच में और दूसरा सेल B और C बिंदुओं के बीच में, एक ही पंक्ति में दोनों सेल जुड़े हैं, अर्थात ये श्रेणी क्रम में है। आपको हमने बताया है कि यदि किसी सेल का विद्युत वाहक बल E1 या E तथा आंतरिक प्रतिरोध R हो तो उस सेल के सिरों का विभवांतर V बराबर E माइनस IR, ये सेल के सिरों का विभवांतर। चूंकि ये दोनों सेलें श्रेणी क्रम में जुड़ी हैं तो इन दोनों सेलों में प्रवाहित धारा I समान होगी। जितनी धारा ये दोनों से धारा I ही प्रवाहित होगी। तो यदि हम पहले सेल के सिरों का विभवांतर लें, A और B के बीच का विभवांतर हम कहेंगे BAB अर्थात VA माइनस VB, और V इक्वल टू E माइनस IR। इसका विद्युत वाहक बल E1 माइनस IR1। यह है पहले सेल के सिरों के बीच विभवांतर, A और B के बीच विभवांतर। इसी प्रकार दूसरे सेल के सिरों के बीच विभवांतर, B और C के बीच में विभवांतर VBC। जब B और C के बीच विभवांतर निकालेंगे तो VB माइनस VC इक्वल टू, फिर यही फॉर्मूला E2 माइनस IR2। यदि हम A और C के बीच का विभवांतर लें, A और C के बीच का VAC, यानी कि इन दोनों सेलों का संयुक्त विभवांतर VAC होगा VA माइनस VC। यदि हम VA माइनस VC को देखें तो इसको हम लिख सकते हैं VA माइनस VB और माइनस VB माइनस, तो देखिए यहाँ पर VA माइनस VB प्लस हो यहाँ पर, और VB माइनस VC ब्रैकेट को यदि हम खोलेंगे तो VB से V कैंसिल हो जाएगा VA माइनस VC, और VA माइनस VB, A और B के बीच का विभवांतर भी निकाला हमने E1 माइनस IR1 और प्लस इन दोनों के बीच का विभवांतर E2 माइनस IR2। यदि इसको जोड़ें तो E1 प्लस E2 माइनस, इन दोनों में I कॉमन ले लिया जाएगा I, और R1 प्लस R2। ये हो गया A और B के बीच का नेट विभवांतर। यदि हम इन A और C के बीच में एक अकेला एक ऐसा A
ए और सी के बीच में एक ऐसा सेल लगाएं जिसका विद्युत भागबल E तथा आंतरिक प्रतिरोध R हो, जिस तथा यह I धारा ही दे दे। ये अकेला सेल I धारा दे, तब A और C के बीच का विभवांतर, सही है, ये समीकरण यदि हम एक डाल दें, यदि A और C के बीच का नेट विभवांतर यहाँ पर VAC, तो VAC इक्वल टू इस अकेले सेल के लिए, अकेले सेल का विद्युत भागबल होगा E माइनस I, अकेले सेल का विद्युत आंतरिक प्रतिरोध है स्मॉल r। यदि इन दोनों समीकरणों की तुलना कर दें, हम इन दोनों समीकरणों की तुलना करें तो E बराबर E1 प्लस E2, अर्थात श्रेणी क्रम में यदि अलग अलग विद्युत वाहक बल के सेलों को जोड़ा जाए तो नेट विद्युत वाहक बल उन दोनों सेलों के विद्युत वाहक बलों के योग के बराबर होगा, तथा नेट आंतरिक प्रतिरोध R इक्वल टू R1 प्लस R2। यदि इन दो सेलों के स्थान पर हम 3 सेल या 4 सेल, जितने भी सेल जोड़ेंगे, तो नेट विद्युत वाहक बल निकालने के लिए उन सभी सेलों के विद्युत वाहक बलों को जोड़ लिया जाएगा। नेट आंतरिक प्रतिरोध निकालने के लिए उन सभी सेलों के आंतरिक प्रतिरोध को जोड़ लिया जाएगा। और नेट धारा, कुल धारा I बराबर आपको मालूम है E अपॉन R प्लस स्मॉल r, तो I बराबर नेट विद्युत वाहक बल है E1 प्लस E2 बटे कैपिटल R और प्लस R1 प्लस R2। ये सेलों का श्रेणी क्रम में संयोजन है, जबकि उनके विद्युत वाहक बल भिन्न भिन्न हैं। देखिए नेक्स्ट अब लेंगे हम समांतर क्रम में, समांतर क्रम में जबकि उनके विद्युत वाहक बल भिन्न भिन्न हैं। दो सेल, इनके विद्युत वाहक बल E1 E2, इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध R1, इसका R2। इन दोनों सेलों को हमने समांतर क्रम में जोड़ा, अर्थात इसका दोनों का पॉजिटिव एक बिंदु पर, इन दोनों का नेगेटिव दूसरे पॉइंट पर। ये A और B के बीच में ये दो सेल समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। ये सेल, पहला सेल I1 धारा दे रहा है, दूसरा सेल I2 धारा दे रहा है, और यहाँ पर आकर ये दोनों धाराएं जुड़ रही हैं, कुल धारा हो गई I। अब हम कहेंगे I बराबर I1 प्लस I2। अब ये दोनों सेल समांतर क्रम में A और B बिंदुओं के बीच में जुड़े हुए हैं, तो इन दोनों सेलों के बाहरी विभवांतर, टर्मिनल वोल्टेज बराबर होंगे। याद रखिएगा कि समांतर क्रम में विभवांतर बराबर होता है। तब पहले सेल के यदि हम लिया जाए, पहले सेल के लिए, पहले सेल के लिए कि A और B के बीच का विभवांतर V बराबर, अभी मैंने कहा था E माइनस आई आर, तो VAB बराबर E1 माइनस I1 R1। इसको इधर ले हम, तो I1 R1 इजगल टू E1 माइनस VAB, I1 इजगल टू E1 माइनस VAB बटे R1। ये निकला पहले सेल में से प्रवाहित धारा। इसी प्रकार दूसरे सेल के लिए लिया जाए, दूसरे सेल के लिए इसी प्रकार लेंगे हम VAB बराबर, चूंकि विभवांतर बराबर होंगे तो यहाँ भी VAB E2 माइनस I2 R2, इसको इधर ले आएंगे, I2 R2 इजगल टू E2 माइनस VAB, I2 इजगल टू E2 माइनस VAB अपॉन R2। लेकिन अभी हमने कहा था कि I बराबर I1 प्लस I2, तो I बराबर I1 और I2 की वैल्यू यहाँ यदि हम रखें तो I1 की वैल्यू है E1 माइनस VAB अपॉन R1 प्लस
I2 E2 माइनस VAB अपॉन R2। यहाँ पर E1 वाले टर्म्स E वाले टर्म्स एक पास लिए जाएं तो E1 अपॉन R1 प्लस E2 बटे R2। V वाले टर्म्स एक बार यदि हम ले जाएं तो माइनस VAB अपॉन R1 माइनस का VAB अपॉन R1 माइनस VAB अपॉन R2। इनमें R1 R2 यदि हम एलसीएम लें R1 R2 ये होगा E1 R2 प्लस E2 R1 माइनस VAB कॉमन आ गया। एलसीएम लेंगे हम R1 R2 तो यहाँ आएगा R2 प्लस R1। यदि इन दोनों सेलों के स्थान पर एक ऐसा सेल लें जो कि अकेले ही आई धारा प्रवाहित कर दे, उस सेल का विद्युत भागफल हम अभी लेते हैं E और आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r। तो आगे करने के लिए इसको हम अभी साफ करते हैं। देखिए फिर यहां पर R1 R2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, दोनों में R1 R2 एलसी कॉमन है तो इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो I R1 R2 इजिकल टू E1 R2 प्लस E2 R1 माइनस VAB ब्रैकेट में R1 प्लस R2। इस वाले टर्म्स को इधर ले जाएं और इसको इधर ले आए हम तो VAB R1 प्लस R2 इजिकल टू E1 R2 E2 R1 इधर गया माइनस का I R1 R2 और इस R1 प्लस R2 से डिवाइड करते हैं हम तो VAB इजिकल टू E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन जैसे डिवाइड करेंगे तो R1 प्लस R1 सॉरी यहाँ R1 प्लस R2 माइनस I R1 R2 बटे R1 प्लस R2। यहाँ पर यदि इन दोनों सेलों के स्थान पर हम एक ऐसा सेल लें A और B के बीच में, A और B के बीच में एक ऐसा अकेला सेल लिया जाए जिसका विद्युत भागफल E और आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r तथा यह अकेला सेल ही I धारा प्रवाहित कर दे, तब A और B के बीच का विभवांतर, तो इसको हम समीकरण 1 डालें। यदि हम इन दोनों सेलों के स्थान पर एक ऐसा सेल लें, प्रतिस्थापित करें इसको कि वो अकेले ही I धारा प्रवाहित कर दे, तब इस अकेले सेल के लिए VAB इजिकल टू E माइनस IR। यहां पर E उस अकेले सेल का विद्युत भागफल और R आंतरिक प्रतिरोध है। यदि हम समीकरण 1 और 2 से तुलना करें, अब यदि समीकरण 1 और 2 से तुलना करें तो E इजिकल टू E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। ये हो गया इन दोनों सेलों का तुल्य वाहक बल तथा स्मॉल r बराबर R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो यदि इसी प्रकार और भी सेल जुड़े हों, अलग अलग विद्युत वाहक बल हों, तो हम उनके विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध को निकालेंगे। यदि हम E में R से डिवाइड करते हैं, E अपॉन R, जब E में R से डिवाइड करेंगे तो ये R1 प्लस R2 से R1 प्लस R2 कट जाएगा, यह आ जाएगा E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन
R1 R2 एक बार इसके नीचे ले गए और एक बार इसके नीचे ले जाएंगे। जब इसके नीचे ले जाएंगे तो R2 से R2 कैंसिल हो जाएगा और एक बार इसके नीचे ले जाएंगे तो R1 से R1, तो E अपॉन R इजल टू E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2। कि E उस तुल्य जो विद्युत वाहक बल है उसके और आंतरिक प्रतिरोध अनुपात। इसी प्रकार यदि n सेल हो, इसी प्रकार यदि भिन्न भिन्न विद्युत वाहक बल के n सेल जुड़े हों तो इसी प्रकार n सेलों के लिए E अपॉन R इजल टू E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस डॉट 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 EN अपॉन RN। तब देखिए अभी हमने किया है कि सेलों को हमने संयोग, जबकि सेलों के विद्युत वाहक बल भिन्न भिन्न हैं। तो अब हम लेंगे सेलों का संयोग जबकि उनके विद्युत वाहक बल समान हैं। तो विद्युत सेलों का संयोग जब सेलों के विद्युत वाहक बल समान हैं, वाहक बल समान हैं, अर्थात वो सभी सेल एक प्रकार के हैं। इसमें भी हम संयोग लेंगे श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, मिश्रित क्रम में। तो पहला हम लेते हैं श्रेणी क्रम में, इन सीरीज। इस क्रम में एक सेल का ऋण ध्रुव दूसरे सेल के धन ध्रुव से, दूसरे सेल का ऋण ध्रुव तीसरे सेल के ऋण ध्रुव से, इसी प्रकार सभी सेलों को जोड़ते जाते हैं। ये श्रेणी क्रम हुआ, ये धन ध्रुव ऋण ध्रुव, तो इस सेल का ऋण ध्रुव दूसरे सेल के धन ध्रुव से, दूसरे सेल का ऋण ध्रुव तीसरे सेल के धन ध्रुव से, इसी प्रकार सभी सेलों को जोड़ते जाते हैं। माना n सेल जिनमें प्रत्येक का विद्युत वाहक बल कैपिटल E और प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है, श्रेणी क्रम में जुड़ी हैं। तो आप लिखेंगे कि माना n सेलें जिनमें प्रत्येक का विद्युत वाहक बल कैपिटल E तथा आंतरिक प्रतिरोध R हैं, श्रेणी क्रम में जुड़ी हुई हैं, तथा और टोटल सेल हैं ये n सेलें हमने जोड़ी हैं, तथा एक बाह्य प्रतिरोध R से जोड़ने पर, बाह्य प्रतिरोध है कैपिटल R, इस कैपिटल R से जोड़ने पर इस परिपथ में I धारा प्रवाहित हो रही है। तो अभी हमने कहा था जब हमने विद्युत वाहक बल सेलों के अलग अलग लिए थे तब उसमें श्रेणी क्रम में कुल विद्युत वाहक बल E इक्विवेलेंट हमने लिखा था E1 प्लस E2, लेकिन यहाँ पर तो सभी सेलों के विद्युत वाहक बल समान है और n सेल जुड़ी हुई हैं, तो कुल विद्युत वाहक बल बराबर E प्लस डॉट 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 कितनी बार NE, तो कुल विद्युत वाहक बल हो गया NE। कुल आंतरिक प्रतिरोध, चूंकि ये सेलें श्रेणी क्रम में जुड़ी हैं तो इनके आंतरिक प्रतिरोध भी श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, अतः कुल आंतरिक प्रतिरोध मान लीजिए R डैश, तो हम लिखेंगे R प्लस डॉट डॉट कितनी बार n बार, तो R डैश बराबर हो गया NR, तथा बाह्य प्रतिरोध बराबर कैपिटल R। तब इस बाह्य प्रतिरोध में बाह्य प्रतिरोध में धारा I बराबर
कुल विद्युत वाहक बल और बटे बाह्य प्रतिरोध प्लस आंतरिक प्रतिरोध। बाह्य प्रतिरोध प्लस आंतरिक प्रतिरोध। तो I बराबर कुल विद्युत वाहक बल है NE अपॉन बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R प्लस कुल आंतरिक प्रतिरोध है NR। तो ये इस बाह्य प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान होगा। तब ये देखिए, ये बाह्य प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का समीकरण हुआ। इसमें अब दो कंडीशन। पहली स्थिति कि यदि NR ग्रेटर देन कैपिटल R, NR अर्थात इन सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध। तो यदि कुल आंतरिक प्रतिरोध इस बाह्य प्रतिरोध से बहुत अधिक है, तब यदि NR ग्रेटर देन कैपिटल R, तब I इक्वल टू इस कैपिटल R को हम नगण्य मान सकते हैं। तो छोड़ दिया तो NE अपॉन NR और N से N कट जाएगा, तो ये होगा I बराबर E अपॉन R। तब इस स्थिति में बाह्य प्रतिरोध में प्रवाहित धारा एक सेल से प्रवाहित धारा के बराबर होगी। तो यदि हम यहाँ पर N सेल नहीं जोड़ते, केवल एक सेल जोड़ते, तब उस स्थिति में भी इतनी ही धारा प्रवाहित होती। अतः यदि सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध अधिक हो तो श्रेणी क्रम हमारे लिए उपयोगी नहीं होता है, क्योंकि इस स्थिति में n सेलों से प्रवाहित धारा एक सेल से प्रवाहित धारा के ही बराबर होगी। तो आप एक सेल जोड़ें, 10 जोड़ें या 20 जोड़ें, धारा लगभग उतनी ही आएगी। अब दूसरी स्थिति, यदि NR लेस देन कैपिटल R अर्थात कुल आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की तुलना में बहुत ही कम हो, तो हम इस NR को नगण्य मान लेंगे, ना के बराबर ले लिया। तो I बराबर इसको आप छोड़ दें, ये हो गया N इंटू E बटे R अर्थात N और E बटे R। अतः इस स्थिति में प्रवाहित धारा एक सेल से प्रवाहित होने वाली धारा की n गुनी हो जाएगी। यदि एक सेल 0.1 एम्पियर धारा दे रहा है तो 10 सेल मिलकर 1 एम्पियर देंगे, 20 सेलों को श्रेणी क्रम में लगा दें तो 2 एम्पियर धारा मिलेगी। तो अतः सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ना तभी लाभदायक होता है जबकि उन सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की अपेक्षा बहुत ही कम हो। तो इस स्थिति में कुल धारा एक सेल से प्रवाहित धारा की n गुनी हो जाती है। देखिए अगला है सेलों का संयोग समांतर क्रम में, जबकि उनके विद्युत वाहक बल क्या हैं, समान हैं। तो इस समांतर क्रम हमने पहले भी कहा था, इसमें ये समांतर क्रम में सभी सेलों के धन ध्रुव एक बिंदु पर तथा ऋण ध्रुव दूसरे बिंदु पर जुड़े होते हैं। जैसे एक सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, इस तरह से n सेल श्रेणी क्रम में हमने जोड़ दिए। n सेलों को जोड़ दिया है, ये है n सेल। इसके बाद और हर सेल का विद्युत वाहक बल समान है, तो हर सेल का विद्युत वाहक बल E और हर सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है।
और ये सभी सेल, चूँकि ये सभी से देखिए सभी सेलों के धन ध्रुव एक बिंदु पर जुड़े हुए हैं तथा ऋण ध्रुव दूसरे बिंदु पर जुड़े हुए हैं, अतः ये सभी सेल समांतर क्रम में हुए। इन सभी सेलों को समांतर क्रम में जोड़कर एक बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R से जोड़ दिया गया है। तो हमें ये निकालना है कि इस बाह्य प्रतिरोध R में कितनी धारा प्रवाहित होगी। अब ये देखिए आप, इस सेल का धन ध्रुव डायरेक्ट इस प्रतिरोध के स्रोत से और ऋण ध्रुव भी डायरेक्ट इस प्रतिरोध से जुड़ा है, अर्थात इस सेल का विद्युत वाहक बल E, इस सेल का भी धन ध्रुव और ऋण ध्रुव डायरेक्ट इस प्रतिरोध से जुड़े हैं। इस प्रतिरोध के कारण भी विद्युत वाहक बल E रहेगा। और चूंकि समांतर क्रम में विभवांतर समान होता है तो समांतर क्रम में कुल विद्युत वाहक बल E ही रहेगा। हमने आपको पहले भी प्रूफ करके दिखाया था कि समांतर क्रम में यदि अलग अलग विद्युत वाहक बल के सेल जुड़े हों तो इनका परिणामी विद्युत वाहक बल कितना होता है। तो पिछले जो निकाला था हमने E इक्विवेलेंट, फॉर्मूला था इसका E1R2 प्लस E2R1 अपॉन R1 प्लस R2। जबकि हमने वहां पर दो सेलों को जोड़ा था, तो यदि हम दो ही सेलों का इक्विवेलेंट निकालेंगे, यदि दोनों सेलों के विद्युत वाहक बल समान होते और आंतरिक प्रतिरोध भी समान हो तो आप E1 की जगह भी E लाएंगे, ER और आंतरिक प्रतिरोध भी समान है तो R प्लस R 2R, ये हो गया 2ER अपॉन 2R, 2 से 2R से R यानी E। परिणामी विद्युत वाहक बल एक सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर हुआ। तो याद रखिए हमेशा कि समांतर क्रम में जब सेलों को जोड़ा जाता है तो कुल विद्युत वाहक बल एक पंक्ति में, एक याद रखिएगा, एक पंक्ति में लगे हुए विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, जबकि उनके विद्युत वाहक बल समान है। तो यहाँ पर एक पंक्ति, n पंक्तियां हैं, एक पंक्ति में लगे हुए सेल का विद्युत वाहक बल कितना है, E। तब इस पूरे परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल E ही होगा। तो आप ये लिखेंगे कि समांतर क्रम में कि माना n सेल जिनमें प्रत्येक का विद्युत वाहक बल E तथा आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है, बिंदुओं A और B के बीच समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तथा ये सेल एक बाह्य प्रतिरोध R में I धारा प्रवाहित कर रहे हैं। तब इस पूरे परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल बराबर E। तो पूरे परिपथ का विद्युत वाहक बल E ही होगा। अब चूंकि ये सेलें समांतर क्रम में जुड़ी हुई हैं, जब समांतर क्रम में जुड़े हैं तो कुल आंतरिक प्रतिरोध, तो सेल समांतर क्रम में जुड़े हैं तो इनका परिणामी आंतरिक प्रतिरोध भी हम समांतर क्रम में निकालेंगे। 1/r डैश बराबर 1/r प्लस डॉट 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 n बार 1/r डैश n/r, तो r डैश बराबर r/n। यह आ गया कुल आंतरिक प्रतिरोध। और बाह्य प्रतिरोध है बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R। तब इस बाह्य प्रतिरोध में बाह्य प्रतिरोध में धारा I बराबर कुल विद्युत वाहक बल बटे बाह्य प्रतिरोध
प्लस आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक, कुल आंतरिक प्रतिरोध आप लिख लें, कुल आंतरिक प्रतिरोध यहां पर। तब इसमें यदि हम मान लगाएं तो I बराबर कुल विद्युत भागफल, अभी हमने बताया आपको E रहेगा, बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R, कुल आंतरिक प्रतिरोध R अपॉन N, R अपॉन N, N एलसीएम ले लें, N एलसीएम ले लेंगे तो नीचे हो जाएगा एन आर प्लस स्मॉल आर, N ऊपर गया तो एन ई। तो समांतर क्रम में तुल्य धारा I बराबर एन ई बटे एन आर प्लस स्मॉल आर। तो याद रखने के लिए अब याद रखें कि यदि n सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हों या समांतर क्रम में जुड़े हों तो ऊपर प्रवाहित धारा यदि निकालनी है तो ऊपर तो एन ई ही लगाएंगे, लेकिन यदि श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो n आएगा स्मॉल r के साथ, और यदि समांतर क्रम में जुड़े हैं तो n आएगा कैपिटल R के साथ, याद रखने के लिए। अब इसमें भी दो कंडीशन क्या हैं कि यदि R इज ग्रेटर देन एन आर, R इज यानी कि आंतरिक प्रतिरोध बहुत ज़्यादा है, तो यदि आंतरिक प्रतिरोध बहुत अधिक है, एन आर से बहुत अधिक है, तब I इजगल टू एन ई बटे, ये ज़्यादा है तो इसको छोड़ देंगे हम, स्मॉल r एन ई बटे आर। अर्थात समांतर क्रम में इस स्थिति में प्रवाहित धारा एक सेल से मिलने वाली धारा की n गुनी हो जाएगी, बशर्ते कि आंतरिक प्रतिरोध बहुत अधिक हो। तो देखिएगा, यदि अभी हमने कहा श्रेणी क्रम में कि यदि आंतरिक प्रतिरोध बहुत अधिक हो तो श्रेणी क्रम में प्रवाहित धारा एक सेल से प्रवाहित धारा के ही बराबर रह जाएगी, अर्थात उसमें श्रेणी क्रम में हमें जोड़ने का कोई फायदा नहीं होगा जब यदि उनके आंतरिक प्रतिरोध बहुत अधिक हैं। लेकिन यदि आंतरिक प्रतिरोध अधिक है तो समांतर क्रम में हमें जोड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस स्थिति में हमें प्राप्त धारा एक सेल से प्राप्त धारा की n गुनी हो जाएगी। और दूसरी स्थिति, यदि R लेस देन एन आर, आंतरिक प्रतिरोध बहुत कम है, यदि आंतरिक प्रतिरोध बहुत कम है तो इस टर्म को छोड़ देंगे, तब I बराबर एन ई बटे एन आर, और एक एन सी कैंसिल हो जाएगा, ई बटे आर। अतः यदि आंतरिक प्रतिरोध बहुत कम हो, नगण्य हो, तब कुल धारा एक सेल से प्राप्त होने वाली धारा के बराबर ही होगी। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा मिश्रित क्रम में। देखिए मिश्रित क्रम का अर्थ है कि इसमें सेल श्रेणी क्रम में भी होंगे और समांतर क्रम में भी जुड़े होंगे। तो इसमें मान लिया कि हमारे पास एक पंक्ति में n सेल जुड़े हैं जिनमें हर एक का विद्युत भागफल E है, हर सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है, हर सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r और विद्युत भागफल E है। और इस प्रकार की m पंक्ति समांतर क्रम में जुड़ी हुई है। अब देखिए इसमें श्रेणी क्रम भी है कि एक पंक्ति में n सेल जुड़ी हुई हैं, तो ये श्रेणी क्रम है। और इस प्रकार के m पंक्ति, कितनी m पंक्ति समांतर क्रम में जुड़ी हुई हैं, इन सबको हमने समांतर क्रम में जोड़ दिया। ये हुआ हमारा मिश्रित क्रम। और यह संयोजन, जो मिश्रित क्रम है सेलों का, यह संयोजन एक बाह्य प्रतिरोध,
आर में आई धारा प्रवाहित कर रहा है। तब अभी हमने कहा आपसे कि यदि सेल समांतर क्रम में जुड़े हों तब कुल विद्युत वाहक बल एक पंक्ति के विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। तो एक पंक्ति का निकाल लें, क्योंकि सभी पंक्तियों में सेल बराबर हैं, हर सेल का विद्युत वाहक बल समान है। तो एक पंक्ति का विद्युत वाहक बल, इसका ई, क्योंकि श्रेणी क्रम में विद्युत वाहक बल जुड़ जाते हैं, तो कुल विद्युत वाहक बल बराबर ई प्लस डॉट 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 एन बार, ये हो गया हमारा एन ई कुल विद्युत वाहक बल। और इस प्रकार की कितनी पंक्ति जुड़ी हुई है? एम पंक्ति। तो ये एम पंक्ति समांतर क्रम में है, तो हमें इन पंक्तियों से कोई इस विद्युत वाहक बल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन एक पंक्ति का हम आंतरिक प्रतिरोध निकालें, एक पंक्ति का आंतरिक प्रतिरोध, एक पंक्ति आंतरिक प्रतिरोध बराबर आर प्लस आर, कितनी बार? एन सेल जुड़े हैं तो एन बार, ये हो गया एन आर, ये हो गया एक पंक्ति का आंतरिक प्रतिरोध। और इस प्रकार की कितनी पंक्ति जुड़ी है? एम पंक्ति। अतः कुल आंतरिक प्रतिरोध 1/r बराबर इस वाली पंक्ति का भी आंतरिक प्रतिरोध एन आर, इसका भी एन आर, हर एक पंक्ति का आंतरिक प्रतिरोध एन आर होगा। तो कुल आंतरिक प्रतिरोध 1/r बराबर 1/n r। देखिएगा, कुल विद्युत वाहक बल जब निकालते हैं वो तो केवल एक मार्ग के विद्युत वाहक बल के ही बराबर होगा, लेकिन प्रतिरोध हमें पूरे का निकालना होगा। तो पहले हमने एक पंक्ति का आंतरिक प्रतिरोध निकाला है और फिर इनको समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो कुल आंतरिक प्रतिरोध आएगा। तो 1/n r प्लस 1/n r, ये कितनी पंक्तियां जुड़ी हुई हैं? एम पंक्ति, तो ये आ गया एम बार। तो 1/r बराबर m/n r। तो r बराबर n/r/m। तो यह आ गया आंतरिक प्रतिरोध। और बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R है। अब देखिए, हमें निकालना है इस बाह्य प्रतिरोध में धारा। तो धारा निकालने के लिए यहाँ लिख देते हैं हम कि बाह्य प्रतिरोध में धारा I बराबर कुल विद्युत वाहक बल बटे बाह्य प्रतिरोध प्लस आंतरिक प्रतिरोध। तो I बराबर कुल विद्युत वाहक बल हमारा एन ई, बाह्य प्रतिरोध है कैपिटल R, आंतरिक प्रतिरोध R बराबर n/r/m। तो n/r/m, यहाँ से हम m एलसीएम ले लेंगे। I = m एलसीएम लिया तो mr प्लस nr और m ऊपर आ गया mne बटे mr प्लस nr। तो ये आ गया। यदि n सेल श्रेणी क्रम में और m पंक्ति समांतर क्रम में जुड़ी हो तो इस बाह्य प्रतिरोध R में से प्रवाहित धारा कितनी होगी। अब हम इसमें ये निकालेंगे कि यदि इस बाह्य प्रतिरोध में अधिकतम धारा हमें प्राप्त करनी हो तो सेलों को किस क्रम में जोड़ें, किस प्रकार जोड़ें, कितने श्रेणी क्रम में या कितने समांतर क्रम में जोड़ें। अर्थात आपका मतलब, जैसे हमने आपसे कहा कि हमारे पास एक ही टाइप के 12 सेल दिए हुए हैं, एक ही टाइप के 12 सेल, तो इनको हम किस प्रकार से जोड़ें जिससे कि हमें बाह्य प्रतिरोध में अधिकतम धारा प्राप्त हो।
तो कई तरीके हैं। आपने क्या, एक तरीका तो ये है कि 12 सेलों को आप श्रेणी क्रम में जोड़ दो, या फिर 12 सेलों को एक एक करके समांतर क्रम में जोड़ दें, या फिर 6 सेल की 2 पंक्ति बना लें, उन दोनों पंक्तियों को समांतर क्रम में जोड़ दें। 6 सेल इसमें, 6 सेल इसमें, और दोनों पंक्ति हमने बना दी और समांतर क्रम में जोड़ दिया। या फिर 4 सेल की 4 सेल की हमने 3 पंक्ति बना ली, एक पंक्ति में 4 सेल, दूसरी में 4, तीसरी पंक्ति में भी 4, और तब उन तीनों पंक्तियों को हमने समांतर क्रम में जोड़ दिया। एक तरीका ये है। या फिर एक पंक्ति में 3 सेल लगाए, 3 3 3 3 4 पंक्ति बनेंगी, उन चारों पंक्तियों को हमने समांतर क्रम में जोड़ दिया। या फिर एक पंक्ति में 2 सेल लगाए और इस 2 सेलों की हमने 6 पंक्ति बना ली और फिर उनको समांतर क्रम में जोड़ दिया। तो किस क्रम में जोड़ा जाए, यहां प्रॉब्लम यह है कि किस क्रम में हम उन सेलों को जोड़ें कि हमें अधिकतम धारा प्राप्त हो। तो इस अधिकतम धारा को निकालने के लिए देखिए, इसलिए क्या कंडीशन है कि I मैक्सिमम, I हम यहां लिखेंगे I के अधिकतम मान के लिए, I के अधिकतम मान के लिए ये नीचे जो हर में संख्या है इसका मान न्यूनतम होना चाहिए। सही है। तो I के अधिकतम मान के लिए MR प्लस NR का मान न्यूनतम होना चाहिए। अब न्यूनतम होना चाहिए तो कितना होना चाहिए, इसको हम कैसे निकालें? तो इसका न्यूनतम मान निकालते हैं कि इसका न्यूनतम मान कितना हो सकता है। और न्यूनतम मान जब होगा, जब इसका मान न्यूनतम होगा तो धारा का मान अधिकतम होगा। तब MR, इसीलिए MR प्लस NR बराबर अंडर रूट में MR माइनस अंडर रूट NR का होल स्क्वायर। यदि आप इसका होल स्क्वायर खोलें तो A माइनस बी का होल स्क्वायर, A स्क्वायर ये आ गया, प्लस B स्क्वायर, और माइनस आएगा 2AB, तो माइनस 2AB। अब जब यदि हम माइनस का 2AB कर दें, 2MR और NR, लेकिन ये इसका होल स्क्वायर देखिएगा, मैं इसको करके दिखाता हूँ आपको क्या लिखना चाह रहे हैं हम। यदि इसका ये किसके बराबर होगा, MR प्लस NR, इसका होल स्क्वायर खोलें आप, MR A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, ये आ गया, माइनस 2 अंडर रूट MR NR। यदि हम इसमें प्लस का 4 अंडर रूट MR और NR जोड़ दें तो होगा क्या, यदि इसका हम जोड़ देंगे तो ये बचेगा, यहाँ से प्लस के 4 में से ये माइनस का 2 जाएगा, प्लस का 2 बचेगा, और जब ये प्लस का 2 बचेगा तो ये बनेगा MR प्लस, तब देखिए यहाँ पर ये जब हमने इसका होल स्क्वायर किया तो ये वाला टर्म एक्स्ट्रा आया। यदि हम जितना हमारा टर्म एक्स्ट्रा आ रहा है उतना ही है, यदि हम प्लस का कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और यही बचेगा। तो इसका अर्थ क्या है कि इसमें ये जो है ये इस होल स्क्वायर खुला, तो इसमें हम इतना और ऐड कर दें, प्लस 2MR NR, ये हुआ। तब MR प्लस NR का मान हमें न्यूनतम चाहिए, MR प्लस NR का मान न्यूनतम चाहिए, तो MR प्लस NR के न्यूनतम मान के लिए इस अंडर रूट के अंदर जो ये जो संख्या है इसका मान 0 होना चाहिए, अर्थात MR माइनस NR बराबर 0। इसको इधर ले लें, अंडर रूट MR अंडर रूट NR, दोनों ओर स्क्वायर कर देंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, तो यह आ जाएगा आपका MR बराबर NR।
R बराबर NR/M। तो इस प्रकार से ये एक कंडीशन हुई कि यदि ये कंडीशन फॉलो हो या फिर MR बराबर NR हो, MR क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें कैपिटल R और स्मॉल r के मान दिए हुए होंगे, इस कंडीशन को हम फॉलो जहाँ पर कर जाएगी ये कंडीशन, तो उस स्थिति में हमें मिश्रित क्रम में धारा का मान अधिकतम प्राप्त होगा। तो देखिए मिश्रित क्रम में अधिकतम धारा प्राप्त करने के लिए इस कंडीशन का फॉलो होना आवश्यक है कि MR बराबर NR। अब यदि हम आपसे एक क्वेश्चन कहें कि मान लीजिए 12 सेल है हमारे पास, 12 सेल, और हर एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध है 1 ओम और हमें 3 ओम के बाह्य परिपथ में धारा प्रवाहित करनी है। तो इन सेलों को, ये जो 12 सेल आपको दिए हुए हैं, इन 12 सेलों को हम किस प्रकार से जोड़ें, अर्थात एक पंक्ति में कितने सेल जोड़ें और इस प्रकार की कितनी पंक्ति बनाएं। तो हमने कहा एक पंक्ति में सेलों की संख्या को हम n से और पंक्तियों की संख्या को m से प्रदर्शित कर दें। यानी कि मान लिया एक पंक्ति में n सेल हैं और इस प्रकार की m पंक्ति हैं, तो टोटल सेल कितने हो गए m इंटू n और mn इक्वल टू 12, टोटल सेल हो गए 12। यहाँ पर आप हमने कहा कंडीशन ये फॉलो होनी चाहिए, तो इसको ले लिया हमने m इंटू कैपिटल R की वैल्यू है 3, n इंटू 1, तो n इक्वल टू 3R 3m और n की वैल्यू यहाँ लगाते हैं हम, तो m इंटू 3m इक्वल टू 12, तो 3m स्क्वायर इक्वल टू 12, m स्क्वायर इक्वल टू 4, m इक्वल टू 2, अर्थात 2 पंक्ति होनी चाहिए और 2 पंक्ति होनी चाहिए, तो n बराबर 3 इंटू 2 6 सेल, यानी n अर्थात एक पंक्ति में सेलों की संख्या। तो एक पंक्ति में 6 सेल होने चाहिए और इस 6 सेल की हमारे पास कितनी पंक्ति होनी चाहिए 2, तो 6 सेलों की 2 पंक्तियों को हम समांतर क्रम में जोड़कर जब इस बाह्य प्रतिरोध 3 ओम में से जोड़ेंगे तो उसमें प्रवाहित धारा का मान अधिकतम होगा। तो इस प्रकार से आप सेल पंक्तियों की संख्या और एक पंक्ति में सेलों की संख्या को निकाल सकते हैं। तो इस टॉपिक में हमने वैद्युत सेलों के संयोग को कंप्लीट किया है, जबकि उन सेलों के विद्युत वाहक बल भिन्न भिन्न हो अथवा उन सेलों के विद्युत वाहक बल समान हो, और इन सेलों का संयोग हम श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में और मिश्रित क्रम में कर सकते हैं।